श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी अब वर्चुअल माध्यम से अपने आशीर्वचनों से हमारा मार्गदर्शन करेंगे, हमें एक प्रेरणा देंगे। श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी से आदर सहित विनती है उद्बोधन के लिए। नमस्कार। कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित लोकसभा के माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, राज्यसभा के माननीय उपसभापति श्री हरिवंश जी, हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, हिमाचल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री मुकेश जी, हिमाचल विधानसभा अध्यक्ष श्री विपिन सिंह परमार जी, देश के विभिन्न सदनों के पीठासीन सभी सम्माननीय अधिकारीगण और उपस्थित देवियों और सज्जनों, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की ये महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस हर साल कुछ नए विमर्शों और नए संकल्पों के साथ होती है। हर साल इस मंथन से कुछ न कुछ अमृत निकलता है जो हमारे देश को, देश की संसदीय व्यवस्था को गति देता है, नई ऊर्जा देता है, नए संकल्पों के लिए प्रेरित करता है। ये भी बहुत सुखद है कि आज इस परंपरा को 100 साल हो रहे हैं। ये हम सबका सौभाग्य भी है और भारत के लोकतांत्रिक विस्तार का प्रतीक भी है। मैं इस महत्वपूर्ण अवसर पर आप सभी को, देश की संसद और सभी विधानसभाओं के सभी सदस्यों के और सभी देशवासियों को भी बधाई देता हूं। साथियों, भारत के लिए लोकतंत्र सिर्फ एक व्यवस्था नहीं है। लोकतंत्र भारत का स्वभाव है, भारत की सहज प्रवृत्ति है। आपकी ये यात्रा इसलिए भी और विशेष हो गई है क्योंकि इस समय भारत अपनी आजादी के 75 साल का पर्व मना रहा है, अमृत महोत्सव मना रहा है। ये संयोग इस कार्यक्रम की विशिष्टता को तो बढ़ाता ही है, साथ ही हमारी जिम्मेदारियों को भी कई गुना कर देता है। साथियों, हमें आने वाले वर्षों में देश को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाना है, असाधारण लक्ष्य हासिल करने हैं। ये संकल्प सबके प्रयास से ही पूरे होंगे और लोकतंत्र में, भारत की संघीय व्यवस्था में जब हम सबका प्रयास की बात करते हैं तो सभी राज्यों की भूमिका उसका बड़ा आधार होती है। देश के बीते सालों में देश ने जो हासिल किया है उसमें राज्यों की सक्रिय भागीदारी ने बड़ी भूमिका निभाई है। चाहे पूर्वोत्तर की दशकों पूरी समस्याओं का समाधान हो, दशकों से अटकी लटकी विकास की तमाम बड़ी परियोजनाओं को पूरा करना हो, ऐसे कितने ही काम हैं जो देश ने बीते सालों में किए हैं, सबके प्रयास से किए हैं। अभी सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सामने कोरोना का ही है। इतनी बड़ी लड़ाई देश ने सब राज्यों को साथ लेकर
जिस एकजुटता से लड़ी वो अपने आप में ऐतिहासिक है। आज भारत 110 करोड़ वैक्सीन डोज ऐसा बड़ा आंकड़ा पार कर चुका है। जो कभी असंभव लगता था वो आज संभव हो रहा है। इसलिए हमारे सामने भविष्य के जो सपने हैं, जो अमृत संकल्प हैं, वो भी पूरे होंगे। देश और राज्यों के एकजुट प्रयासों से ही ये पूरे होने वाले हैं। ये समय अपनी सफलताओं को आगे बढ़ाने का है। जो रह गया है उसे पूरा करने का है और साथ ही एक नई सोच, नए विजन के साथ हमें भविष्य के लिए नए नियम और नीतियां भी बनानी है। हमारे सदन की परंपराओं और व्यवस्थाएं स्वभाव से भारतीय हो। हमारी नीतियां, हमारे कानून भारतीयता के भाव को, एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को मजबूत करने वाले हो। और सबसे महत्वपूर्ण, सदन में हमारा खुद का भी आचार व्यवहार भारतीय मूल्यों के हिसाब से हो। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। इस दिशा में हमें अभी भी बहुत कुछ करने के अवसर है। साथियों, हमारा देश विविधताओं से भरा है। अपनी हजारों वर्ष की विकास यात्रा में हम इस बात को अंगीकृत कर चुके हैं कि विविधता के बीच भी एकता की भव्य, एकता की दिव्य अखंड धारा बहती है। एकता की यही अखंड धारा हमारी विविधता को संजोती है, उसका संरक्षण भी करती है। आज के बदलते हुए इस समय में हमारे सदनों की विशेष जिम्मेदारी है कि देश की एकता और देश की अखंडता के संबंध में अगर एक भी भिन्न स्वर उठता है तो उससे सतर्क रहना है। विविधता को विरासत के रूप में गौरव मिलता रहे। हम अपनी विविधता का उत्सव मनाते रहें। हमारे सदनों से ये संदेश भी निरंतर जाते रहना चाहिए। साथियों, अक्सर राजनेताओं के बारे में, जनप्रतिनिधियों के बारे में कुछ लोग ये छवि बना लेते हैं कि ये नेता है तो 24 घंटे राजनीतिक उठापटक में ही जुटे होंगे, किसी जोड़ तोड़ खींचतान में जुटे होंगे। लेकिन आप गौर करें तो हर राजनीतिक दल में ऐसे जनप्रतिनिधि होते हैं जो राजनीति से परे अपना समय, अपना जीवन समाज की सेवा में, समाज के लोगों के उत्थान में खपा देते हैं। उनके ये सेवा कार्य राजनीति में लोगों की आस्था को, विश्वास को मजबूत बनाए रखते हैं। ऐसे जनप्रतिनिधियों को समर्पित मेरा एक सुझाव है। हम अपने सदनों में बहुत सी विविधताएं करते हैं, जैसे प्राइवेट बिल लाते हैं उसके लिए समय निकालते हैं, कुछ सदनों में 0 ओवर के लिए समय निकालते हैं।
क्या साल में 3-4 दिन, किसी सदन में 1 दिन, किसी समय 2 दिन ऐसे रखे जा सकते हैं कि जिसमें समाज के लिए कुछ विशेष कर रहे हमारे जो जनप्रतिनिधि है उनके अनुभव हम सुने, वो अपने अनुभव बताएं, अपने समाज जीवन के इस पक्ष के बारे में भी देश को जानकारी दे। आप देखिएगा, इससे दूसरे जनप्रतिनिधियों के साथ ही समाज के अन्य लोगों को भी कितना कुछ सीखने को मिलेगा। राजनीतिक क्षेत्र के नेताओं का एक जो रचनात्मक योगदान भी होता है वह भी उजागर होगा, और जो रचनात्मक कामों में लगे हुए लोग हैं उनको भी राजनीति से दूरी बनाए रखने की जो प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, उसके बजाय ऐसी सोच, ऐसी सेवा करने वाले लोग राजनीति से जुड़ते जाएंगे तो राजनीति भी अपने आप में समृद्ध होगी। और मैं मानता हूं कि एक छोटी सी कमेटी बना दी जाए जो ऐसे अनुभवों के संबंध में स्क्रीनिंग कर लें, वेरीफाई कर लें, और फिर कमेटी तय करे कि भाई इतने लोगों का कथन होना चाहिए। तो आप देखिए क्वालिटेटिवली बहुत चेंज आएगा। और मैं जानता हूं कि पीठाधीश जो हैं वे इन बातों को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि कैसे अच्छी से अच्छी चीजें खोज करके ले आना। लेकिन मैं मानता हूं कि इस तरह के आयोजन से बाकी सदस्यों को राजनीति से भी ज्यादा, राजनीति से भी कुछ अलग, कुछ न कुछ करने की प्रेरणा मिलेगी, और साथ ही देश को भी इस तरह के प्रयासों के बारे में जानने का अवसर मिलेगा। साथियों, हम क्वालिटी डिबेट को बढ़ावा देने के लिए कुछ भी और आवश्यकता है, हम लगातार कुछ न कुछ इनोवेटिव कर सकते हैं। डिबेट में वैल्यू एडिशन कैसे हो, क्वालिटेटिवली डिबेट लगातार नए स्टैंडर्ड्स को कैसे प्राप्त करें, हम क्वालिटी डिबेट के लिए भी अलग से समय निर्धारित करने के बारे में सोच सकते हैं क्या? ऐसी डिबेट जिसमें मर्यादा का, गंभीरता का पूरी तरह से पालन हो, कोई राजनीतिक छीटाकशी ना हो, एक तरह से वो सदन का सबसे हेल्दी समय हो, हेल्दी डे हो। मैं रोज के लिए नहीं कह रहा हूं, कभी 2 घंटे, कभी आधा दिन, कभी 1 दिन। क्या हम इस तरह का कुछ प्रयास कर सकते हैं? हेल्दी डे, हेल्दी डिबेट, क्वालिटी डिबेट, वैल्यू एडिशन करने वाली डिबेट, रोजमर्रा की राजनीति से बिल्कुल मुक्त डिबेट। साथियों, ये आप भी भली भांति जानते हैं कि जब देश की संसद या कोई विधानसभा अपना नया कार्यकाल शुरू करती है तो उसमें ज्यादातर सदस्य फर्स्ट टाइमर होते हैं। यानी राजनीति में बदलाव लगातार होते हैं, जनता लगातार नए लोगों को, नई ऊर्जा को मौका देती है, और जनता के ही प्रयासों से सदन में भी हमेशा ताजगी, नया उत्साह, नया उमंग आता ही है। हमें इस नए पैन को नई कार्यप्रणाली में ढालने की जरूरत है कि नहीं है? मुझे लगता है कि बदलाव आवश्यक है। इसके लिए ये जरूरी है कि नए सदस्यों को सदन से जुड़ी व्यवस्थित ट्रेनिंग दी जाए, सदन की गरिमा
और मर्यादा के बारे में उन्हें बताया जाए। हमें अक्रॉस द पार्टी सतत संवाद बनाने पर बल देना होगा। राजनीति के नए मापदंड भी बनाने ही होंगे। इसमें आप सभी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की भूमिका भी बहुत अहम है। साथियों, हमारे सामने एक बहुत बड़ी प्राथमिकता सदन की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की भी है। इसके लिए जितना जरूरी सदन का डिसिप्लिन है, उतना ही आवश्यक तय नियमों के प्रति कमिटमेंट भी है। हमारे कानूनों में व्यापकता तभी आएगी जब उनका जनता के हितों में सीधा जुड़ाव होगा, और इसके लिए सदन में सार्थक चर्चा परिचर्चा बहुत जरूरी है। खास तौर पर सदन में युवा सदस्यों को, आकांक्षी क्षेत्रों से आने वाले जनप्रतिनिधियों को, महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा मौका मिलना चाहिए। हमारी समितियों को भी इसी तरह ज्यादा व्यवहारिक और प्रासंगिक बनाए जाने पर विचार होना चाहिए। इससे हमारे लिए न केवल देश की समस्याएं और उनके समाधान जानना आसान होगा, बल्कि नए आइडियाज भी सदन तक पहुंचेंगे। साथियों, आप सभी इस बात से परिचित हैं कि बीते सालों में देश ने वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन मोबिलिटी कार्ड जैसी कई व्यवस्थाओं को लागू किया है। क्या इसी तरह की सुविधाओं से हमारी जनता भी कनेक्ट हो रही है और पूरे देश में भी एक साथ हमने एक नया अनुभव आ रहा है, मानो देश उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, कोने कोने में कनेक्ट हो रहा है। मैं चाहूंगा कि हमारी सभी विधानसभाएं और राज्य अमृत काल में इस अभियान को एक नई ऊंचाई तक लेकर जाएं। मेरा एक विचार, वन नेशन वन लेजिस्लेटिव प्लेटफॉर्म, क्या यह संभव है? एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म, एक ऐसा पोर्टल जो न केवल हमारी संसदीय व्यवस्था को जरूरी टेक्नोलॉजिकल बूस्ट दे, बल्कि देश की सभी लोकतांत्रिक इकाइयों को जोड़ने का भी काम करें। हमारे हाउसेस के लिए सारे रिसोर्सेज इस पोर्टल पर उपलब्ध हो। सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर पेपरलेस मोड में काम करें। लोकसभा के माननीय अध्यक्ष और राज्यसभा के उपसभापति महोदय के नेतृत्व में आप प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स इस व्यवस्था को आगे बढ़ा सकते हैं। हमारे संसद और सभी विधानमंडलों की लाइब्रेरीज को भी डिजिटाइज करने और ऑनलाइन अवेलेबल कराने के लिए चल रहे कार्यों में भी तेजी लानी होगी। साथियों, आजादी के इस अमृत काल में हम तेजी से आजादी के 100 साल की तरफ बढ़ रहे हैं। आपकी 75 वर्षों की यात्रा इस बात की साक्षी है कि समय कितनी तेजी से बदलता है। अगले 25 वर्ष भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 25 साल के बाद हम आजादी के 100 साल मनाने वाले हैं, और इसलिए यह अमृत काल 25 साल का बहुत महत्वपूर्ण है। क्या इसमें हम एक मंत्र पूरी मजबूती के साथ
पूरे समर्पण के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ एक मंत्र को चरितार्थ कर सकते हैं क्या? मेरी दृष्टि से वो मंत्र है कर्तव्य। कर्तव्य, कर्तव्य, कर्तव्य ही कर्तव्य। सदन में भी कर्तव्य की बात, सदन से संदेश भी कर्तव्य का ही हो। सदस्यों की वाणी में भी कर्तव्य की महक हो, उनके वर्तन में भी कर्तव्य की परिपाटी हो, परंपरा हो। सदियों की जीवन शैली, आचार विचार में भी कर्तव्य प्राथमिक हो। सदस्यों के मंथन में, वाद विवाद में, संवाद में, समाधान में, हर बात में कर्तव्य सर्वोपरि हो। हर तरफ सिर्फ कर्तव्य की बात हो, कर्तव्य का बोध हो। अगले 25 साल की हमारी कार्यशैली के हर पहलू में कर्तव्य को ही सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। हमारा संविधान भी हमें यही कहता है। जब सदनों से यह संदेश जाएगा, जब सदनों में यह संदेश बार बार दोहराया जाएगा, तो इसका प्रभाव पूरे देश पर पड़ेगा, देश के प्रत्येक नागरिक पर पड़ेगा। देश बीते 75 वर्षों में जिस गति से आगे बढ़ा है, उससे कई गुना गति से देश को आगे बढ़ाने का मंत्र है कर्तव्य। 130 करोड़ देशवासियों का कर्तव्य, एक महान संकल्पों की पूर्ति के लिए कर्तव्य। मुझे पूरा विश्वास है कि आज जब संसदीय व्यवस्था की 100 वर्ष की इस नई पहल के लिए आप सबको मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं हैं। आपकी इस समिट बहुत ही सफल हो। 2047 में देश को कहां ले जाना है, सदन उस पर क्या भूमिका अदा करेंगे, इसकी स्पष्ट रूपरेखा के साथ आप यहां से चलेंगे, देश को बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। मैं फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। निष्काम भाव से कर्तव्य पथ पर निरंतर अविरल गतिमान परम श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी, देश के विकास की तलब जन जन में जगाने के लिए लोक भागीदारी, जन भागीदारी की लौ हर मन में जगाने के लिए शुक्रगुजार हैं हम। इस मुबारक मौके पर अमूल्य मार्गदर्शन के लिए श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी, हृदय तल से कोटि कोटि आभार। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष माननीय डॉक्टर हंसराज जी से आदर सहित विनती है, सम्माननीय अतिथियों के विधिवत धन्यवाद के लिए। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के चेयरमैन एवं लोकसभा के सम्माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी का, हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी का, राज्यसभा के माननीय उप सभापति श्री हरवंश जी का, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री विपिन सिंह परमार जी का, नेता प्रतिपक्ष श्री मुकेश अग्निहोत्री जी का, विधान परिषदों, विधानसभा सभाओं के पीठासीन अधिकारी, उप